नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज अपना एक नया टॉपिक्स आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है साठोत्तरी कविता। देखिए साठोत्तरी कविता क्या है। हमने अभी आधुनिक काव्य में नियमित अध्ययन करते हुए हमने सबसे पहले अपने जो साहित्य की जो विविध धाराएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया। हमने भारतेंदु से आरंभ करते हुए हम नई कविता तक आए हैं और हमने ये देखा है कि भारतेंदु से लेकर नई कविता तक की जो हमारी परिस्थितियां हैं, काव्य निर्माण की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग रही हैं। हर युग में काव्य निर्माण की जो परिस्थितियां हैं या जो उसका माहौल है वो अलग अलग रहा है और कवियों की विचारधारा भी और कवियों के भाव विचार भी उसी के आधार पर बदलते और परिवर्तित होते रहे हैं। अब हम एक नई काव्य आंदोलन को आरंभ कर रहे हैं, साठोत्तरी कविता को। ये क्या है? जैसा कि नाम से हमको लग रहा है साठोत्तरी, 1960 के बाद की कविता। देखिए 1960 के बाद जो कविता लिखी गई उसे क्या नाम दिया गया? साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी, 60 के उत्तर मतलब बाद की कविता। अब यह साठोत्तरी कविता जो है यह एक काव्य आंदोलन के रूप में भी है और यह एक मुख्य प्रतिनिधि काव्य आंदोलन भी है, जिसके अंतर्गत विविध काव्य आंदोलन जो हैं वो आगे जाकर हमें दिखाई देते हैं। बहुत सारे काव्य आंदोलन, कविता के आंदोलन हमें व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में आगे चलकर हमें बहुत सारे कविता के आंदोलन दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे साठोत्तरी कविता का। ये क्या है? देखिए जैसा कि सबसे पहले देखते हैं 1960 के बाद लिखी गई कविता। साधारण तौर पर देखें 1960 के बाद लिखी गई कविता को हम क्या कहते हैं? साठोत्तरी कविता कहते हैं। ठीक है, इसका एक नाम, अन्य नाम भी हम कह सकते हैं, इसे हम ए कविता भी कह सकते हैं, क्योंकि 1960 के बाद दो ही नाम बहुत महत्वपूर्ण रहे थे, साठोत्तरी कविता या ए कविता। अब ए कविता, साठोत्तरी कविता क्या है? देखिए 1960 के बाद लिखी गई कविता को क्या कहते हैं? हम काव्य को क्या कहेंगे? साठोत्तरी कविता कहते हैं। देखिए अब 1960 के बाद जो कविता लिखी गई उसका नाम साठोत्तरी हो गया। इसको लिखने का, ये साठोत्तरी कविता के आंदोलन के उदय होने के मुख्य कारण क्या हैं? क्यों इसको आरंभ होना पड़ा? क्या कारण थे? किस कारण से इसका आरंभ हुआ है? तो उस कारणों के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले है अपना 1962 में भारत चीन युद्ध कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ और दुर्भाग्यवश भारत की बहुत ही बुरी तरह उसमें पराजय हुई। हुआ क्या था कि हमारा जब देश आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, तो आम लोगों को सरकार के द्वारा, हमारे शासन के द्वारा ऐसे स्वप्न दिखाए गए थे, इतना अच्छा एक संसार बताया गया था कि भाई जब हमारा देश आजाद होगा तो सबके लिए घर होगा, न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सबको खाना मिलेगा, सबके लिए सब कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन बहुत जल्दी ही उन लोगों का यह जो सपना था वो टूट गया, क्योंकि 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ और भारत की क्या हुई? पराजय हुई। तो उस पराजय के कारण, पराजय से उपजे रोष, भुखमरी, बेरोजगारी, निराशा के भाव ने आम लोगों के मन में किसकी प्रवृत्ति जागृत की? प्रवृत्ति जागृत हुई कि जो सपना वो देख रहे थे वो सपना क्या हो गया? उनका भंग हो गया। तो यहां हमें 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद जो स्थितियां थी वो किसकी थी? झूठे आश्वासन कि
नेताओं ने, शासन ने, सरकार ने लोगों को क्या दिए? झूठे आश्वासन दिए, और वो क्या हो गए? बहुत जल्द ही क्या हो गए? सबके सामने आ गए कि वह लोगों के सामने स्पष्ट हो गया कि अब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है। और यह जो स्थिति थी केवल हमें बहकाने के लिए, मन को बहलाने के लिए बताई गई थी। तो सारे जो आश्वासन थे, उनके बताए हुए जो सारे कार्य थे, वो क्या हो गए? सब झूठे साबित हुए। भ्रष्टाचार, भारत चीन युद्ध, झूठे आश्वासन, भ्रष्टाचार। कि भ्रष्टाचार से तात्पर्य है कि शासन के जो लोग थे, सरकार के जो लोग थे, शासन व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग थे, उन्होंने स्वार्थ पर जीना आरंभ किया और आम लोगों को, निम्न वर्ग को, सामान्य जन की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आई, उसमें व्यक्ति को, सबको समानता दिलाने के अपेक्षा व्यक्ति के स्वार्थ ज्यादा जागृत हुए, और उन स्वार्थों के जागृत होने के कारण समाज में भ्रष्टाचार की व्यवस्था फैलने लगी। यह भी एक कारण था कि कवियों ने इस आंदोलन को नई दिशा दी। तो कौन कौन से कारण हमारे सामने आते हैं? 1962 में भारत चीन युद्ध का, झूठे आश्वासन का और भ्रष्टाचार का। ये कुछ कारण हैं जिनके कारण साठोत्तरी कविता को का जन्म हुआ था, या ए कविता का जन्म हमें दिखाई देता है। अब देखिए इसकी विशेषता, इसकी स्वर क्या थे, हमें क्या दिखाए गए थे? इसे हम स्वप्नभंग, मोहभंग की कविता भी कह सकते हैं। की कविता, ये जो साठोत्तरी कविता है, इसे हम क्या कह सकते हैं? स्वप्नभंग या मोहभंग की कविता भी कह सकते हैं। क्योंकि बहुत जल्द ही जो सपना भारतीयों ने देखा था, आम लोगों ने देखा था, वह क्या हो गया? भंग हो गया। क्योंकि हार हो गई, और हार भी सामान्य नहीं थी, बहुत बुरी तरह से पराजय हुई। उस पराजय को देखकर हमारी जो व्यवस्थाएं थी उन पर उंगली उठने लग गई, और व्यक्ति ने, जो आम लोगों ने जो अपने स्वर्णिम युग का जो स्वप्न देखा था, वह बहुत जल्दी क्या हो गया? भंग हो गया। इसलिए उनका सामान्य लोगों से, जनता से, सरकार से क्या हुआ? सामान्य जन का मोहभंग हो गया। तो इसे हम स्वप्नभंग या मोहभंग की कविता भी कहते हैं। जब व्यक्ति का किसी व्यक्ति से विश्वास टूटता है, या हम कह सकते हैं कि जब हमारा विश्वास टूटता है, या आम लोगों का जब विश्वास टूटा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति किस ओर मुड़ता है? वह मुड़ता है विद्रोह की ओर। विद्रोह का स्वर। तो यहां स्वप्नभंग या मोहभंग की कविता है। सबसे प्रमुख दो विशेषताएं हैं साठोत्तरी कविता की, वो हमारे सामने आ गई हैं। पहली विशेषता है स्वप्नभंग या मोहभंग, और मोहभंग होने के कारण क्या पनपा? लोगों में क्या पनपने लगा? विद्रोह पनपने लगा। विद्रोह का स्वर हमें यहां दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो साठोत्तरी कविता है वह किसकी है? मोहभंग की कविता है। और उसमें कौन सा स्वर दिखाई देता है? उसमें विद्रोह का स्वर हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जिन आश्वासनों को लेकर, जिन सपनों को लेकर आम लोगों ने अपना संसार निर्मित करने का की सोच बनाई थी, वह बहुत जल्दी क्या हो गई? उनसे छिन गई। उनका सपना टूट गया। उनका उस शासन व्यवस्था से, आसपास के परिवेश से उनका मोहभंग हो चुका था। और उस मोहभंग के कारण आम लोगों में किसका स्वर दिखाई देने लगा? विद्रोह का स्वर दिखाई देने लगा। यही साठोत्तरी कविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं बनती हैं। आगे चलकर हमें दिखाई देती हैं कि ये जो कविता है वो किसकी कविता है? मोहभंग की कविता है। और इसमें कौन सा स्वर दिखाई देता है? दूसरा, विद्रोह का स्वर हमें दिखाई देता है। यहां साठोत्तरी कविता में स्पष्टवादिता बहुत ही निखर कर हमारे सामने आती है। स्पष्टवादिता से है कि जो एक तो समाज में, या जो हमारा देश में जो शासन व्यवस्थाएं चल रही थी, वह आम लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाई। उनकी भावनाओं को नहीं समझने के कारण आम लोगों में सरकार के प्रति, शासन व्यवस्था के प्रति रोष उत्पन्न हुआ, समाज के प्रति रोष उत्पन्न हुआ। और वह जो रोष है, या वह जो क्रोध है, वह जो निराशा का भाव है, उसने विद्रोह का स्वरूप लिया।
विद्रोह का स्वर मिलता है। साथ ही यहां जो लोग थे वे जिस कल्पना के आधार पर अपना जीवन जीना चाहते थे वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इस कविता में एक चीज और हमें दिखाई देती है, वो है स्पष्टवादिता, सपाट बयानी, कि लोगों ने, कवियों ने अपने काव्य में उस स्थिति को बड़ी ही स्पष्ट रूप में, सपाट रूप में व्यक्त करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो ये जो कविता है, साठोत्तरी कविता या ए कविता हम कहें तो ये कब है? 1960 के बाद लिखी गई कविता को क्या कहते हैं हम? साठोत्तरी कविता कहते हैं। कारण क्या था? 1962 में हुआ भारत चीन युद्ध, झूठे आश्वासन, भ्रष्टाचार के कारण किसका उदय हुआ? साठोत्तरी कविता का। अब यहां की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? क्या कविता कह सकते हैं हम? स्वप्नभंग या मोहभंग की कविता कह सकते हैं इसे। और इस मोहभंग के कारण किसका स्वर दिखाई देता है? विद्रोह का स्वर हमें दिखाई देता है। तो साठोत्तरी कविता जो है उसका आरंभ 1960 के बाद हुआ। ये उसकी परिस्थितियां थी और अब उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम अपनी अगली क्लास में इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन आरंभ करेंगे। क्योंकि इसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें विशेष रूप से दो याद रखनी है कि जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? दो हैं, मोहभंग और विद्रोह का स्वर। स्पष्टवादिता, सपाट बयानी इसकी अन्य प्रमुख विशेषताओं में आती हैं। तो हमें अगली क्लास में इसकी कुछ इनकी विशेषताओं के बारे में हमें अध्ययन करना है। और साठोत्तरी कविता के बाद जो काव्य आंदोलन हुए हैं हमारे, बहुत सारी कविता के आंदोलन हमारे चले हैं, उन काव्य आंदोलनों का भी हमें अध्ययन लगातार नियमित जारी रखना है। धन्यवाद।